डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 12th क्लास बिहार बोर्ड की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोएम ओड टू ऑटम को लाइन बाय लाइन पढ़ने वाले हैं। और ये जो कविता है इसको कंपोज किया गया है एक बहुत ही फेमस पोएट हैं जिनका नाम है जॉन कीट्स। इन्होंने ही इस कविता को कंपोज किया है। तो चलिए आज इसे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन बताऊंगा क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो पहला पॉइंट है जॉन कीट्स का ये लाइफ स्पेन दिया हुआ है 1795 टू 1821, यानी जो इनका जन्म हुआ था 1795 में और इनकी मृत्यु 1821 में। इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश रोमांटिक पोएट। ये कैसे पोएट थे? तो ये इंग्लिश रोमांटिक पोएट का मतलब ये इंग्लैंड के रहने वाले थे और साथ में याद रखना रोमांटिक पोएट थे। दूसरा बात है यहाँ पे कि जो ओड टू ऑटम जो आज पोएम आप पढ़ रहे हो ये कीट्स का बहुत ही फेमस ओड है। इन्होंने बहुत सारे ओड लिखे हैं लेकिन ये जो ओड है उनका एक बहुत ही फेमस ओड है। अब बेसिकली ओड होता क्या है? तो बेसिकली ओड किसी पर्सन के लिए या फिर किसी वस्तु के लिए या फिर कोई पर्सन हो, समबडी हो या फिर समथिंग हो, कोई भी चीज़ हो जिसके लिए हम प्रशंसा में, उनकी प्रशंसा में अगर हम कोई पोएम विशेष अवसर पर लिखते हैं तो उसे ओड कहते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ही वाज बॉर्न एट मूनफील्ड्स लंदन। इनका जो जन्म हुआ था लंदन में मूनफील्ड्स जगह पे हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनकी जो पहली पोएम थी उस पोएम का नाम है लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1817 में। नेक्स्ट यहाँ पे नेक्स्ट लाइन है कि इनका जो ओड्स है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया कि इनके बहुत सारे ओड्स हैं तो उनके ओड्स आपको याद रखने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन इंडोलेंस, दूसरा ओड्स का नाम है ऑन ए ग्रेसियन अर्न, तीसरा है टू साइकी और चौथा ओड आप याद रखिएगा टू ए नाइटिंगेल और पांचवा ऑन मेलैंकली और उसके बाद छठा है ओड टू ऑटम जो आप पढ़ रहे हैं। और ना जो लास्ट का लाइन है वो आपको है ही डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस एट द एज ऑफ 26, यानी 26 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है ट्यूबरक्लोसिस से, जैसे आप टीबी कहते हो। तो इनकी मृत्यु बहुत कम एज में हो जाती है। इन्होंने अपनी ज़िंदगी में तो उतना जो इन्होंने नाम कमाया उसको तो ये देख नहीं पाए। मरने के बाद इनको सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है, मतलब मरने के बाद ये ज़्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। तो अब आ जाते हैं पोएम की तरफ। यहाँ पे आपकी जो पोएम है 3 स्टेंजा में बटा हुआ है। पोएट ने इस पोएम को 3 स्टेंजा में बांट कर लिखा है। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्टेंजा नंबर 1। सबसे पहले देखेंगे स्टेंजा नंबर 1 को। तो देखिए जो यहाँ पे स्टेंजा नंबर 1 है तो इसमें कुछ मीनिंग है, उसको मैं पहले बता देता हूँ ताकि आपको पोएम समझने में ज़्यादा परेशानी ना हो। तो सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है मिस्ट। मिस्ट क्या होता है? मिस्ट बेसिकली कोहरा होता है, एक कुहासा। आप जानते हो ना सर्दियों के मौसम में जब आप सुबह सुबह जागते हो और बाहर टहलने के लिए जाते हो तो आपका जो रास्ता होता है वो धुंधला सा दिखाई देता है कोहरे के कारण, तो वही मिस्ट होता है। और मेलो का मतलब होता है कोई भी ऐसा फल जो बिल्कुल पक गया हो, बहुत ही मीठा हो गया हो, उसको बोलते हैं मेलो। और फ्रूटफुलनेस का मतलब है प्रचुर मात्रा में। ठीक है, यहाँ पे जो फ्रूटफुलनेस का मतलब है प्रचुर मात्रा में। उसके बाद बोजम फ्रेंड का मतलब है बहुत ही नज़दीक वाला दोस्त। और नेक्स्ट यहाँ पे कंस्पायरिंग, यहाँ पे कंस्पायर वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है षड्यंत्र रचना, साजिश करना या फिर आप कहें प्लान बनाना। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे है बाइंस। बाइंस मतलब होता है लताएं, जो अंगूर की जो लताएं होती है, जो बेल वाली पौधी होती है ना, लताएं वाली पौधी जो कि ज़मीन यहाँ पे मतलब कोई जो दीवार होता है उसको पकड़ कर ऊपर की ओर जाती है, उसको बोलते हैं बाइंस। दूसरा यहाँ पे है
ठैच, ठैच का मतलब होता है छप्पर, जो कि घास फूस से छत वाली, छत जैसी आकृति हो, छत जैसा जो सिचुएशन होता है जो कि घरों में रहता है ना, फूस का छप्पर, आप समझ रहे होंगे। और ईव्स रन, ईव्स क्या होता है? ईव्स बेसिकली ओलती होता है। देखिए मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे आपका ये घर है, तो यहाँ पे आप कोई भी कद्दू का या सेम का या फिर कोई लत्तीदार पौधा आप यहाँ पे ऊपर चढ़ाते हो ना अपने छत पे बाहर से, है ना, यहाँ पे बगल से, अपने दीवार के बगल से छत पे, तो ये जो आपका एरिया है यही कहलाता है ओलती, इसी को बोलते हैं ईव्स। ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे मॉस। मॉस मतलब काई होता है जो हरा रंग का होता है, एक प्रकार का बायोलॉजी की भाषा में शैवाल। ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड है टू द कोर। टू द कोर का मतलब है बिल्कुल अंदर तक पक जाना। जब कोई भी फल अंदर तक पक जाता है तो उसको हम बोलते हैं टू द कोर। स्वेल का मतलब है बिग साइज में हो जाना। कोई भी फल अगर बहुत बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है, तो उसको बोलते हैं स्वेल हो जाना। और प्लम्प का मतलब है जैसे आप आम खाते हो तो आम का जो मटेरियल आप खाते हो ना, वो उसका प्लम्प है, गूदा, है ना। हेजल सेल ये एक प्रकार का फ्रूट है जो कि इंग्लैंड में दिखाई देता है या फिर इंग्लैंड में होता है, ऐसा कहिए। कर्नल ये भी प्लम्प से रिलेटेड है। और नेक्स्ट यहाँ पे जो वर्ड है जो आपके लिए मैं कहता हूँ सीज, इसका मतलब होता है रुक जाना, थम जाना। उसके बाद यहाँ पे ब्रीम, ब्रीम को समझिए। जैसे आप कोई गिलास लिए और गिलास में पानी आप डालना स्टार्ट किए, तो एक ऐसा समय आएगा कि गिलास पानी से भर जाएगा और वो पानी ओवरफ्लो होकर गिलास से बाहर गिरने लगेगा। यानी गिलास पूरी तरह भर चुका है, उसके बाद पानी बाहर गिर रहा है। आप गिलास में पानी रेगुलर डाल रहे हैं और गिलास भरने के बाद जो पानी गिर रहा है, तो उस पोजीशन को बोलते हैं, उस पर्टिकुलर सिचुएशन को बोलते हैं ब्रीम करना, उपलाना, पानी को मतलब ज़्यादा इतना हो जाना कि गिलास से बाहर निकलना। क्लैमी सेल्स समझ लीजिए एक प्रकार का कटोरा या फिर बर्तन समझ लीजिए जो कि भरा हुआ हो, ठीक है, मधु से। चलिए अब हम पढ़ाते हैं लाइन बाय लाइन। पहली लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, कहते हैं सीजन ऑफ मिस्ट। बेसिकली ऑटम को डिस्क्राइब करते हुए पोएट कहते हैं कि जो हमारा जो ऑटम है ना, सीजन ऑफ मिस्ट है, कोहरों का सीजन है, कुहासों का सीजन है। और साथ में कहते हैं कि मेलो फ्रूटफुलनेस मतलब पके हुए फलों का सीजन है। क्लोज बॉजम फ्रेंड्स ऑफ द मैच्योरिंग सन। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि हमारा जो ये सीजन है फलों का पकाने का जो कारण है, ये ऑटम अपने प्यारा दोस्त, अपने नज़दीकी दोस्त सन से मिलकर काम कर रहा है। मतलब अपने जो उसका जो बॉजम फ्रेंड है ना सन, उसके साथ मिलकर ये फलों को पकाने का काम कर रहा है। ठीक है। अगला लाइन यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अगला लाइन है कंस्पायरिंग विद हिम। यहाँ पे हिम किसके लिए आया? सूरज के लिए, सन के लिए। तो कहता है कि कंस्पायरिंग विद हिम। कंस्पायरिंग मतलब षड्यंत्र रचना। हम कहते हैं कि उसके साथ षड्यंत्र रच के, प्लान बना के। यहाँ पे षड्यंत्र गलत वाला नहीं है, अच्छा वाला है। ठीक है। तो कहते हैं कि जो है ना, जो सूरज के साथ प्लान रच रही है ऑटम, हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट द वाइन्स। जो लताएं हैं, जो अंगूर की लताएं हैं, उस पे जो फल हैं वो इतना ज़्यादा लोड हो चुके हैं, मतलब भर गए हैं, पूरी तरह से लद गई है अंगूर की लताएं। और इसको, इस बात के लिए कंस्पायर कर रहे हैं, मतलब षड्यंत्र रच रही है ऑटम सूरज के साथ। आगे उसका लोकेशन बताते हैं, किसका? वाइन्स की। डैट राउंड द थैच ईव्स रन। और जो ये अंगूर की जो लताएं हैं वो ओलती से होकर, मतलब यहाँ पे इस तरीके से चारों तरफ फैली हुई है। ठीक है, ये बता रहे हैं। नेक्स्ट लाइन है टू बेंड विथ एप्पल्स द मॉस कॉटेज ट्री एंड फील ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। यहाँ पे पोएट कहते हैं कि जो सेब के जो पेड़ हैं या फिर सेब के जो पेड़ हैं वो हरी काई से पूरी तरह से
झोपड़ियाँ हैं उसके पास में सेब के पेड़ हैं, या फिर आप कहिए कि जो हरी हरे काई से सेब के पेड़ लद गए हैं, मतलब हरी हरी काई सेब के पेड़ पर जम गई है। और साथ में कहते हैं एंड फील ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर, और जितने भी जो फल हैं वो अंदर तक बिल्कुल पक गए हैं। टू द कोर का मतलब अंदर तक पक जाना। जब कोई भी फल अंदर तक पक जाता है तो उसको आप काटते हो तो आप मतलब मीठा होता है ना, आप वो बहुत मज़ेदार होता है। नेक्स्ट लाइन है टू स्वेल द गॉड। अब कहते हैं कि जो ऑटम है वो क्या कर दिया है, स्वेल द गॉड, जो कद्दू है जो कोहरा है उसका साइज एकदम बिग साइज हो चुका है, मतलब वो पूरी तरह से बड़ा हो गया है, मैच्योर हो गया है। एंड प्लम्प द हैजल सेल्स, और जो हैजल के जो फल हैं वो भी उसके अंदर भी पूरी तरह से गुद्दा भर आया है, मतलब वो भी बहुत अच्छा पक गया है। ठीक है, किसके साथ, तो यहाँ पे देखिएगा कहता है विथ अ स्वीट कर्नल, मतलब जो हैजल के जो फल है ना उसमें मीठा रस भर गया है, मीठा गुद्दा भर गया है जिसे आप खाते हैं। कहता है टू सेट बर्डिंग मोर, और कहता है कि कुछ ऐसे जो फल हैं जो अभी तक नहीं मैच्योर हुए हैं वो भी बहुत ही जल्दी पक जाएंगे। और लास्ट के लाइन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कहता है एंड स्टील मोर लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज until they think warm days will never cease for summer has overbrimmed their clammy cells। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि ऑटम में इतना ज़्यादा फल पक गया है कि मधुमक्खियों को ऐसा लगता है कि जो आगे आने वाला जो गर्मी के जो सीज़न है, जो समर सीज़न है, उसमें हमारा ये मधुरस, जो फलों का जो मधुरस है ये ख़त्म ही नहीं होगा, इतना ज़्यादा भर गया है, ओवर ब्रीम्ड। ठीक है ना। क्लैमी सेल्स का मतलब आप समझिए कि कोई कटोरा में मधु का रस रखा हुआ है, मतलब मीठा रस रखा हुआ, फलों के रस, उसको मधुमक्खियाँ आकर उसको चूसेगी। तो वही कहते हैं कि एंड स्टिल मोर लेटर फ्लावर फॉर द बीज अनटिल दे थिंक वार्म डेज विल नेवर सीज, मतलब जो गर्मी के दिन आएंगे वो भी उस समय तक भी ये नहीं ख़त्म होंगे, फलों के जो रस हैं। फॉर समर हैज़ ओवर ब्रीम्ड देयर क्लैमी सेल्स। तो ये आपका स्टेंजा 1 था। अब चलते हैं स्टेंजा 2 में। तो स्टेंजा 2 देखिएगा तो इसमें भी कुछ वर्ड है, उसको पहले मैं बता देता हूँ। एमिड का मतलब होता है के बीच, और स्टोर का मतलब यहाँ पे है अनाज का गोदाम, यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद 6 का मतलब है खोजना। अब्रॉड का मतलब तो ऐसे विदेश होता है, लेकिन यहाँ पे है इधर उधर जहाँ तहाँ। ठीक है। केयरलेस मतलब लापरवाह रूप से। ग्रेनरी फ्लोर का मतलब है अनाज का भंडार जहाँ पे होता है उसको बोलते हैं ग्रेनरी, और फ्लोर मतलब उसका फ्लोर। उसके बाद यहाँ पे बिनोइंग है। बिनोइंग मैं आपको बताता हूँ, बिनोइंग विंड होता है ओसाने वाली हवा। जब आप देखते होंगे अपने यहाँ कि धान या फिर गेहूँ की जो फसल होती है, जब वो खेत से आकर कट जाती है तो उसको हम भूसे से अलग करते हैं, तो उसको हम हवा में ओसाते हैं, मतलब हवा में उसको डालते हैं ताकि उसका जो मेन मटेरियल है, खाने वाली चीज़ें, वो अलग हो जाए और भूसा अलग हो जाए। तो उस हवा को बोलते हैं बिनोइंग विंड। हाफ रिप्ड का मतलब है आधा कटा हुआ। जब फसल आधा कट जाती है तो उसको बोलते हैं हाफ रिप्ड। फुरोज क्या होता है, जब कोई भी खेत हो उसमें जब हल चलता है तो एक लकीर सी हो जाती है, उसको हम बोलते हैं फुरो। उसके बाद साउंड स्लीप मतलब गहरी नींद। ड्रॉस्ट का मतलब है कि नशे में, और फ्यूम का मतलब सुगंध, पॉपीज मतलब अफीम। ठीक है। और हुक होता है हसुआ, जिसकी सहायता से आप धान या फिर गेहूं को काटते हो। स्पेयर्स क्या होता है, तो स्पेयर्स आप समझ लीजिए कि होता है छोड़ना, मतलब कोई भी चीज़ छोड़ देते हैं हम तो उसको बोलते हैं स्पेयर्स। उसके बाद ट्विन्ड फ्लावर। ट्विन्ड फ्लावर का मतलब आप समझ लीजिए कि एक साथ जो उगे हुए फूल हैं उसको बोलते हैं। ग्लीनर क्या होता है, ग्लीनर होता है जब आप कहीं पे खाने जाते हो तो खाने के दौरान आप कुछ बातें मतलब
कुछ बातें नहीं, कुछ भोजन को आप थाली के बगल में गिर जाते हैं ना, गलती से बाहर हो जाते हैं, तो उसको बाद में साफ करने वाले यानी उस जूठे को चुनने वाले लोग होते हैं, उसको बोलते हैं ग्लीनर। ठीक है। उसके बाद है आप आगे देखिएगा तो साइडर प्रेस मतलब सेब से शराब बनाने वाली मशीन। और पेशेंट लुक का मतलब बहुत ही धैर्यवान लुक में, है ना। उसके बाद है ओजिंग, ओज से बना है। ओज का मतलब है टप टप कर चूना। जब आपके कहीं पे कट लग जाती है हाथ में या फिर कहीं पे, तो खून जो टप टप करके गिरता है, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग कहते हैं कि ओज कर रहा है। सब चलिए अब आते हैं पोएम पे। देखिएगा पहली जो 2 लाइन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लिखा हुआ हु हैथ नॉट सीन दाई ऑफ्ट अमेड दाई स्टोर। अब पोइट क्या करते हैं, दूसरी स्टेंजा में ऑटम को पर्सोनिफिकेशन करते हैं, मतलब एक मानव का रूप देते हैं, और वो मानव एक लेडी का रूप देते हैं, एक फीमेल का रूप देते हैं। ठीक है, वो आगे पता चलेगा कैसे फीमेल का रूप देते हैं। और वही यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन में कहते हैं कि ऑटम को किसने नहीं देखा है। ऑटम को तो हर कोई देखा होगा। कहाँ पे, एमिड दाई स्टोर, मतलब स्टोर के बगल में या फिर स्टोर के बीच में। या फिर आगे कहते हैं कि अगर यहाँ पे ऑटम नहीं मिलेगी तो आगे कहते हैं कि समटाइम हुएवर सिक्स अब्रॉड में फाइंड। अगर कहते हैं कि अगर ऑटम को कोई खोजना चाहे, अगर ऑटम को कोई खोजने निकले, इधर उधर खोजे, तो ऑटम मिलेगी बैठी हुई। कहाँ पे मिलेगी, दाई सिटिंग केयरलेस ऑन अ ग्रेनरी फ्लोर, तो वहाँ पे ऑटम बैठी हुई लापरवाह तरीके से ग्रेनरी फ्लोर पे मिलेगी। मतलब जो अनाज का जो गोदाम है, तो वहाँ पे जो अनाज कटा कर मतलब भूसे से अलग होकर अनाज रखे गए, तो उस फ्लोर पे ऑटम बैठी हुई मिलेगी। अगली लाइन है दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द बिनोइंग विंड। अब कहते यहाँ पे पोएट कहते हैं कि ऑटम तो वहाँ पे बैठी हुई मिलेगी, लेकिन किस अवस्था में मिलेगी। दाई हेयर मतलब जो तुम्हारी जो बाल है, किसकी, ऑटम की। सॉफ्ट लिफ्टेड, सॉफ्ट लिफ्टेड होता है कि जब बाल जो होता है एक लड़की का बाल, वो बिखेर जाता है ना हवाओं से, मतलब वो उड़ने लगता है, तो वही सिचुएशन यहाँ पे होती है। और यहीं से पता चलता है कि यहाँ पे पोएट ने ऑटम को एक लेडी का इमेजिन किया है। तो कहते हैं दाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द बिनोइंग विंड, मतलब जो ओसाने वाली जो हवा है, तो वहाँ पे ऑटम बैठी हुई मिलेगी अपने बालों को बिखेरती हुई। तो यहाँ पे आप ऑटम को सबसे पहले तो बताएं कि स्टोर के बगल में मिलेगी। दूसरी बात वो बता रहे हैं कि ग्रेनरी फ्लोर पे मिलेगी, और वहाँ पे बिनोइंग विंड से उसकी जो बालें हैं वो बिखरती हुई आप वहाँ पे देखोगे ऑटम को। या फिर कहते हैं और अगर यहाँ पे ऑटम नहीं मिलेगी तो और कहाँ पे मिलेगी, मतलब ऑटम को खोजने अगर जाओगे तो कहाँ कहाँ मिल सकती है, उसकी बात इस स्टेंजा में करते हैं। तो देखिए कहते हैं और ऑन अ हाफ रिप्ड फुरो साउंड एस्लीप, कहते हैं कि या फिर ऑटम जो आधा कटा हुआ खेत है ना, जिसमें फसल आधे कटे हुए हैं, तो वहाँ पे फुरो के बगल में सोई हुई मिलेगी, गहरी नींद में सोई हुई मिलेगी। और वो क्यों गहरी नींद में सोई हुई मिलेगी, तो आगे का लाइन कहते हैं द्रॉस्ट विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज, जो अफीम का जो खुशबू है। होता ये है कि इंग्लैंड में यहाँ पे पोएट कहते हैं कि फसल के साथ अफीम उग गए हैं, तो अफीम का जो खुशबू है, तो उसकी नशा में ऑटम बहुत गहरी नींद में सोई हुई मिलेगी। और इतना ही नहीं, वो अपने हाथ में हंसुआ लिए मिलेगी, वाइल दाई हुक, मतलब उस समय वो अपने हाथ में हंसुओं को लिए हुए मिलेगी। मतलब आपने क्या देखा, जब यहाँ पे हंसुआ लिए हुए मिलेगी, इसका मतलब वो रीपर के रूप में यहाँ पे पोएट ने बताया है, मतलब फसल को काटने वाली के रूप में। यहाँ पर आपने देखा बिनोयर के रूप में, मतलब फसल को ओसाने वाली के रूप में। और यहाँ पे स्टोर के बगल में,
है ना। तो ये 3 जगह पे ऑटम को बताए हैं कि यहाँ पे मिल सकती है, और आगे भी और बात कर रहे हैं कि और कहाँ पे मिलेगी। देखिएगा अगला लाइन है स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वैथ एंड ऑल इट्स ट्विंट फ्लावर। अब कहते हैं वही उसी जगह की बात हो रही है कि वो जब फ्रो पे मिलेगी तो वहाँ पे जो भी फसल काटे हुए गए हैं तो फसलों के काटे जाने से एक रास्ता सा बन गया है ना, आधा कटा हुआ फसल है तो वहाँ पे एक रास्ता सा बन गया है, तो वहाँ पे ट्विंड फ्लावर के बगल में ऑटम मिलेगी। मतलब एक साथ फ्लावर उगे हुए हैं तो वहीं पे ऑटम मिलेगी। मतलब यहाँ पे एक ही चीज़ की बात हो रही है इस लाइन में, ठीक है। अगला देखिएगा कहता है एंड समटाइम्स, कहता है कि और कभी कभी कहाँ पे मिलेगी, कैसे मिलेगी, तो लाइक अ ग्लीनर दाउ डस्ट कीप स्टेडी दाई लेदन हेड अक्रॉस अ ब्रुक। अब यहाँ पे पोएट कहते हैं कि कभी कभी ऑटम ग्लीनर के रूप में भी देखने को मिलेगी। ग्लीनर मतलब जो फसल कट गए हैं तो वहाँ पे कुछ फसल छूट गए होंगे ना, उन फसलों को काटते हुए, उन फसलों को चुनते हुए मिलेगी ग्लीनर के रूप में। और वो मिलेगी तो वो फसलों को क्या करते हुए रहेगी, तो स्टेडी दाई लेडन हेड अक्रॉस ए ब्रुक, वो फसलों को चुनकर अपने सर पे रखकर, अपने सिर पर रखकर घर जाती हुई ऑटम मिलेगी। और लास्ट में एक बार और बताते हैं कि कहाँ पे मिल सकती है। कहते हैं और वाई ए साइडर प्रेस, या फिर ऑटम सेब से शराब बनाने वाली मशीन के बगल में मिलेगी। विथ पेशेंट लुक, मतलब वहाँ पे मिलेगी तो बहुत धैर्यवान मतलब भाव में मिलेगी, मतलब वहाँ पे धैर्यवान लुक में मिलेगी, उतना बेचैन नहीं रहेगी। दाऊ बाचेस्ट द लास्ट ओजिंग आर्स वाई आर्स, कहते हैं कि उस सेब से जो शराब बनाने वाली जो मशीन है ना, उसे बूंद बूंद करके शराब टपक रहे होंगे, तो उस शराब को देखती हुई मिलेगी ऑटम, ठीक है। तो बेसिकली स्टेंजा 2 में आपको इतना याद रखना है कि पोएट ने ऑटम को खोजने की बात करी है कि कहाँ कहाँ मिलेगी। तो एक बार और बता देता हूँ, ऑटम को पहली बात वो बताते हैं कि बिनोयर के रूप में मिलेगी, मतलब वह फसलों को ओसाते हुए रहेगी। दूसरी बात बताते हैं कि वो ग्रेनरी फ्लोर पे मिलेगी, है ना। तीसरी बात वो रीपर के रूप में मिलेगी, मतलब फसलों को काट रही होगी हसुआ लिए हुई तो वहाँ पे मिलेगी। और उसके बाद ग्लीनर के रूप में मिलेगी, मतलब छूटे हुए फसलों को फिर से चुनने के रूप में चुनते हुए मिलेगी। और अंत में बताते हैं कि सेब से शराब बनाने वाली जो मशीन है साइडर प्रेस, वहाँ पे ऑटम मिलेगी, है ना। तो यहाँ पे इस बात की कही गई है। चलिए अब चलते हैं तीसरा स्टेंजा में। स्टेंजा नंबर 3 देखिएगा, है ना। स्टेंजा नंबर 3 ये है स्टेंजा 3। तो इसमें भी कुछ मीनिंग है, ऐसे तो ज़्यादा मीनिंग इसमें नहीं है, लेकिन कुछ मीनिंग है उसको मैं आपको बताना चाहूँगा। तो देखिए यहाँ पे पहला जो मीनिंग है ये है बर्ड क्लाउड। तो जो क्लाउड होता है ना बादल, वो लाइन में शाम के समय देखिएगा कि वो लाइन में बादल एक लाइन में होंगे, तो उसको कहते हैं बर्ड क्लाउड। ब्लूम का मतलब होता है चमकना, और सॉफ्ट डाइंग डे का मतलब गोधली बेला की बात करते हैं, शाम के समय की, जब दिन ढल रहा होता है। उसके बाद है स्टेबल प्लेन, ये है जब फसल कट जाता है तो देखिएगा खेतों में खुट्टी नज़र आएगा, मतलब जैसे धान कटेगा तो धान का जो जरी वाला जो भाग रहेगा तो खुट्टी होगा ना खेत में, या फिर गेहूं कटेगा तो स्टेबल प्लेन मतलब हुआ कि जो खेत है उसमें फसल कट जाने के बाद वो खेत में कुछ भी नहीं है, सिर्फ खुट्टी नज़र आ रहा है फसल का। उसके बाद यहाँ पे है बेलफुल। बेलफुल का मतलब शोकपूर्ण, है ना। क्वायर का मतलब संगीत या फिर सिंगर कहिए। गनाट्स मतलब होता है कीट पतंगे जो कि खून को चूसते हैं, उस तरह के जो कीट होते हैं उसको बोलते हैं गनाट्स। उसके बाद यहाँ पे है बॉर्न अलाफ्ट का मतलब है कभी ऊपर जाना कभी नीचे जाना, इस सिचुएशन को बोलते हैं। और यहाँ पे और कोई ज़्यादा वर्ड नहीं है। लाउड का मतलब आपको पता है, तेज होता है, तेज आवाज़। लैम्ब का मतलब मेमना,
और हिली बॉर्न का मतलब पर्वतों के शिखर, पर्वतों के आसपास का एरिया। क्रिकेट का मतलब झिंगुर होता है। ट्रेबल मतलब बहुत तेज आवाज़ होता है लेकिन बहुत प्यारा होता है। रेड ब्रेस्ट एक पक्षी का नाम है। गार्डन क्राउट का मतलब है कि बगीचों का समूह, ठीक है। और स्वेलो एक पक्षी है, ठीक है। तो चलिए अब पोएम में आते हैं। तो पोएम की जो पहली लाइन है ना, उसमें देखिएगा ध्यान से। तो पोएम की जो पहली लाइन है इसमें कहते हैं कि यहाँ पे जो पहली लाइन है इसमें पोएट ना स्प्रिंग को ताना देते हुए कहते हैं, वेयर आर द सॉन्ग ऑफ स्प्रिंग, कहाँ गए वो बसंत के गीत। वेयर आर दे, कहाँ गए वो गीत। लोग कहते हैं कि बसंत का जो संगीत होता है बहुत अच्छा होता है, कहाँ गए। थिंक नॉट ऑफ देम, अगली लाइन में कहते हैं उसके बारे में सोचो नहीं, बसंत के गीत के बारे में। दाऊ हास्ट दाई म्यूजिक टू, कहते हैं अपना भी ऑटम का भी तो अपना गीत है, तो हम बसंत के बारे में क्यों सोचें। तो यह पहली दो लाइन है। उसके बाद देखिएगा वाइल, अब बताते हैं कि हमारा जो गीत है कब किस समय देखने को मिलेगा ऑटम में। तो वाइल बार्ड क्लाउड ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, तो कहते हैं कि उस समय मिलेगा जब हमारा दिन ख़त्म हो रहा होगा, गोधली होगा, शाम वाली बेला में, जब बार्ड क्लाउड, जब जो बादल हैं वो लाइन में रहेंगे बार्ड क्लाउड के रूप में, तो वहाँ पे उस समय जो है ना ऑटम का संगीत सुनाई देगा। और कहते हैं कि और किस पोजीशन में, तो एंड टच द स्टबल प्लेन विथ रोजी ह्यू। तो देखिएगा शाम के समय में क्या होता है कि एक मतलब कि लालिमा लिए हुए सूरज की रोशनी आती है। तो वही चीज़ें कहते हैं कि उस समय मिलेगा जब वो बार्ड क्लाउड होगा और शाम का समय होगा, और उस सूरज की जो लालिमा लिए हुई रोशनी होगा वो खेतों के जो छू रहा होगा, खेतों को स्पर्श कर रहा होगा, खुट्टी वाले खेतों को। तो यहाँ पे आपने देखा। अब यहाँ पे कहते हैं कि ये तो हो गया किस समय गीत मिलेगा। अब गीत में कौन कौन शामिल होंगे, मतलब ऑटम का जो संगीत है उस संगीत में कौन कौन शामिल होंगे उसकी बात पोएट करते हैं यहाँ से लेकर ये लाइन में। पूरा जो लाइन है यहाँ पे वही बात करते हैं कि कौन कौन गीत गाएगा और कौन कौन मिलके ऑटम का संगीत बनाएगा। तो देखिएगा, कहते देन इन अ बेलफुल क्वायर द स्मॉल गनाट्स मॉल। अब कहते हैं कि जो गनाट्स होंगे ना, जो कीड़े मकोड़े होंगे, वो शोकपूर्ण संगीत गा रहे होंगे, वो वहाँ पे संगीत गा रहे होंगे, ऐसे लगो कि मानो कोई दुखद घटना को प्रकट कर रहे हैं। और आगे के लाइन में कहते हैं कि वो कहाँ पे मिलेंगे वो कीड़े मकोड़े, तो अमॉन्ग द रिवर सेलोज बॉर्न एलॉप, तो नदियों के बगल में, कभी वो ऊपर की ओर आकाश की ओर जाएंगे तो कभी नीचे आकाश की ओर नीचे आ जाएंगे, मतलब एकदम बिल्कुल ज़मीन पर। और सिंकिंग एज द लाइट बाइंड लाइव्स और डाइज, तो ये भी वही बातें कर रहे हैं कि कभी वो आकाश में चले जाएंगे और कभी ज़मीन पर एकदम बिल्कुल आ जाएंगे, और उनका आवाज़ कभी तेज़ हो जाएगा तो कभी एकदम बिल्कुल मध्यम हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। आगे का लाइन में कहते हैं कि एंड फुल ग्राउंड लैम्प्स, और जो मेमना होगा वो लाउड ब्लीट, मतलब वो कसके में आएगा बहुत तेज़ आवाज़ में, फ्रॉम हिली बॉर्न। हिली बॉर्न का मतलब जो आवाज़ है ना, जो पर्वतों से पहाड़ियों से उसका आएगा मेमने की आवाज़, और ये सब मिलकर ऑटम के संगीत बनाएंगे। आगे के लाइन है हेज क्रिकेट्स। क्रिकेट्स क्या है, झिंगुर, जो झिंगुर होता है ना जो रात को बोलता है सी सी करके, तो कहते हैं हेज क्रिकेट सिंग्स, मतलब वो भी गाने लगेगा। एंड नाउ विथ ट्रेबल सॉफ्ट, और उसकी जो आवाज़ होगी बहुत तेज़ होगी लेकिन प्यारी होगी। तो ये सब मिलकर ऑटम का संगीत बनाएंगे, ऐसा कह रहे हैं। आगे के लाइन में कहते हैं द रेड ब्रेस्ट व्हिसल्स, और जो रेड ब्रेस्ट है जो पक्षी है वो व्हिसल्स करेगा, मतलब वो सिसकारी भरेगा। फ्रॉम ए गार्डन क्रॉफ्ट, मतलब बगीचों के जो समूह होंगे वहाँ से रेड ब्रेस्ट की जो आवाज़ आएगी चहचहाने की, उसकी बात कर रहे हैं। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई,
और शाम के समय में, क्योंकि ये शाम के समय में ही ना, ऊपर में ही पोएट बताते हैं कि शाम के समय में संगीत ऑटम का दिखाई पड़ेगा, सुनाई पड़ेगा। तो कहते हैं एंड गैदरिंग स्वेलोज, और जो अबाबिल पक्षी है वो जब शाम को अपने घर लौट रहे होंगे, अपने घोंसलों की ओर लौट रहे होंगे, तो वहाँ पे उनकी चहचहाहट, मतलब उनकी जो कलरव होगी, पक्षियों की जो आवाज़ होगी, वो आकाश से भी सुनाई देगा। कुल मिलाकर स्टेंजा 3 में पोएट कहते हैं कि ऑटम का अपना संगीत है, स्प्रिंग का ही कोई संगीत नहीं है, हमारा ऑटम का अपना संगीत है, और वो शाम की बेला में सुनाई देगा। और उस संगीत को बनाने वाले हमारे झिंगुर, पक्षी या फिर कुछ कीट पतंगे, ये सब मिलकर एक सॉन्ग बनाएंगे जिसको हम ऑटम का म्यूजिक कहेंगे। तो यही था आपका पोएट्री। अब मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने एग्ज़ाम से रिलेटेड क्यूज करना चाहते हैं प्रतिदिन, तो बीरबल प्रसाद सर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। आज तक इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।